हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा जो क्लास है वो क्लास नंबर 16 है। हिंदी साहित्य जहां भी आपसे पूछा जाता है वहां ये क्लास काम करने वाली है। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस हम रखते हैं व्याकरण के, कुछ क्वेश्चंस हम भाषा विज्ञान के और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर काफ़ी शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो ये वाली क्लासेज आपके यूपी टीजीटी, एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और आपका डीट्रिपल बीटीजीटी, पीजीटी में काम करने वाली हैं। अभी तक हम इसकी 15 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। और एक बात, प्रतिज्ञा सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने डीट्रिपल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं, जिसमें आपको मैंने 2021 के पेपर कराए हैं 11 सेट कंप्लीट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिलाकर। 18 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने 11 सेट कंप्लीट किए हैं 2018 में। 11 सेट पूरे कंप्लीट हुए हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के। और अगर बात करते हैं 15 की, तो 15 के टायर 1 टायर 2 दोनों पेपर कंप्लीट हुए हैं और 14 के भी टायर 1 और टायर 2 दोनों ही पेपर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। 1 घंटे में हमने पूरा एक पेपर कंप्लीट किया है। यहाँ पर प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, डीट्रिपल टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। आप वहाँ जाकर ये सारी क्लासेस ले सकते हैं, तभी आपको मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। जो बच्चा रेगुलर क्लास में है उसको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो इन वाली क्लासेस के अंतर्गत ये जो हमने डीट्रिपल की क्लासेस ली हैं, करीब मैंने आपको 3900 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कराया है। आप ये क्लासेज हमारे चैनल पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किनकी छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई? तो वे थे राव दादू। राव दादू की छत्र छाया में रहकर मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल जो कि भगवान कृष्ण हैं, इनके प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई। और मीराबाई का जो जन्म है वो 1516 में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1546 ईस्वी में होती है। कुड़की गांव में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है ये, और रतन सिंह के यहाँ हुआ था मीराबाई का जन्म। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात इनका जो पालन पोषण है दादा राव दादू के यहाँ द्वारा किया गया, और इनके दादा भी भगवान विष्णु के उपासक थे। राव दादू की छत्र छाया में रहकर मीरा जी बचपन से ही भगवान कृष्ण की आराधना करने लगी थी। मीरा के पति का नाम भोजराज व इनके गुरु जो हैं वो रैदास थे। इनके पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। ध्यान रखेंगे, रैदास और रविदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य एवं दाम्पत्य भाव की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीराबाई की मृत्यु द्वारका स्थित रणछोड़ के मंदिर में हुई। मीराबाई की जो रचनाएं हैं, सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा पदावली और राग गोविंद, मलार राग आदि। क्वेश्चन नंबर 2, किनका जन्म इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ था? तो देव का जन्म है जो कि इटावा में हुआ था। देव का जन्म इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि इनकी रचना भावविलास में निम्न पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट होता है। धोसरिया कवि देव का नगर इटावो बास। ठीक है, ये पंक्ति जो है भावविलास की है और भावविलास देव की ही रचना है। आगे देखिए, देव का वास्तविक नाम देवदत्त था और देव को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि माना जाता है। देव को प्रसिद्धि दिलाने में मिश्र बंधुओं का बड़ा योगदान है। देव कृत प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद आदि। दूसरा है घनानंद। घनानंद को देख लीजिए, इनका जो जन्म है वो 1689 में होता है और 1739 तक ये रहते हैं। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु है वो वृंदावन में हुई थी। कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी आपको, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट, घनानंद की प्रमुख रचनाओं को देख लीजिए: सुजान सार, इस्कलता, विरह लीला आदि। मतीराम का जन्म जो है ये 1617 में होता है, तिकवापुर कानपुर में। और मतीराम के द्वारा जो रचित प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं, उनमें रसराज आती है, ललित ललाम आती है, फूल मंजरी आती है। भूषण की बात करते हैं। भूषण ये भाई भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। तो भूषण की बात कर लेते हैं। इनका जन्म भी तिकवापुर कानपुर में हुआ और 1613 में होता है इनका जन्म। 1715 तक ये रहते हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है? घनानंद की रचना बतानी है। कौन सी रचना है? इस्कलता।
स्कलता जो रचना है ये घनानंद की है और घनानंद रीति काल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ये दिल्ली के रहने वाले कायस्थ थे तथा मोहम्मद सारंगीला के मीर मुंशी थे। तो ध्यान रखेंगे किसके यहाँ पर मीर मुंशी थे, ये मोहम्मद सारंगीला के। घनानंद को रीति काल का साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। घनानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं सुजान हित, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, व्योग बेली, कृपाकंद, यमुना यस, प्रीति प्रवास, प्रेम सरोवर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, श्रीचंद तथा लक्ष्मीचंद किनके दो पुत्र थे? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जो हैं ये गुरु नानक देव के पुत्र थे। राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। नानक जी का जन्म पाकिस्तान पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक तथा आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपू जी, आसा दीवार, रहीरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नानक साहब का दर्शनसार तत्व है और नसीहतनामा की अगर बात करें तो ये नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी कहानी निराला ने लिखी है? कौन सी कहानी है इन चारों ऑप्शन में जो कि निराला ने लिखी है? तो वो है पद्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा। पद्मा कहानी निराला के द्वारा रचित कहानी है और निराला का जो जन्म है वो 1899 में महिषादल मेदिनी में तथा इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई। इनके पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी तथा पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। निराला जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। निराला की प्रमुख कहानियाँ पद्मा, लिली, ये लिली जो है 1934 की रचना है, सखी 1935 की है और शुक्ल की बीवी ये 1941 की रचना है। चौधरी चमार की बात करें तो ये 1945 की है। नेक्स्ट, रोज। रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, सिन्हा नहीं है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की कहानी है रोज। इनकी कहानी का क्या नाम है? रोज। तो नेक्स्ट है इसमें उन्मादिनी, पापीपेट और सभा का खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेवंत गिरिरास किसकी काव्य कृति है? रेवंत गिरिरास की बात करें तो रेवंत गिरिरास जो है ये विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज में, आप देख सकते हैं। आदिकाल का पूरा निचोड़ मैं करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली है वो ले सकता है चैनल पर। एक क्लास के अंतर्गत मैंने तथ्य कराए हैं और एक क्लास के अंतर्गत पूरी रचनाएँ वगैरह सब कुछ मैंने लिया है। आदिकाल पूरा खत्म कर दिया है। अब की बार संडे में जो हमारी क्लास आएगी वो भक्ति काल का निचोड़ आएगी, तो आप उसको भी देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिएगा करते हैं आगे स्टार्ट। रेवंत गिरिरास की अगर बात करें तो ये 1231 की रचना है और विजय सेन सूरी की रचना है। जैन कवियों के द्वारा लिखे गए रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य में ही रचे गए हैं। इनके ग्रंथों और कवियों का मूल उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। इन ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश है और जैन रास साहित्य नामक साहित्य मुक्तक तथा प्रबंध दोनों रूपों में मिलता है। जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथों को देख लीजिए, यहाँ दिए गए हैं प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ। देव की बात करें तो देव की रचना है श्रावकाचार, लघुने चक्र, दर्शनसार। शालिभद्र सूरी की बात करते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। ये जैन साहित्य की रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। बुद्धि रास भी इनका एक ग्रंथ है। आसगु कवि की बात करें तो चंदन बाला रास और जीवदया रास इनकी रचना है। जिनधर्म सूरी की बात करते हैं स्थूलीभद्र रास इनकी रचना है। सुमति गण की अगर बात करें तो नेमीनाथ रास। हेमचंद की बात करें तो कुमारपाल चरित और देसी नाममाला कोश इनकी रचना है। मेरुतुंग की बात करते हैं तो प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना है। सोमप्रभु सूरी की बात करें तो कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, गदाधर भट्ट किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे? गदाधर भट्ट की बात हो रही है और बताना है कि गदाधर भट्ट जो है वो किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे? तो ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। गदाधर भट्ट ये ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे और गदाधर भट्ट गोंडीय संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में गिने जाते हैं। गदाधर भट्ट दक्षिणी ब्राह्मण थे और इनका जन्म संवत आदि का ठीक ठाक पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु के भागवत सुनाया करते थे। पंक्तियाँ देख लीजिए इनकी जो प्रमुख पंक्ति हैं। सखी होए सामरंग रंगी, देखे बिकाए गई वह मूर्ति सूरत,
नाही पगी, वह मूर्ति सूरत नाही पगी। ये जो प्रमुख पंक्तियां हैं इन्हीं की पंक्ति है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कौन सा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य है? तो आपको बताना है कौन सा काव्य है। हरिओद जी का प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवाह लिखा है, प्रिय प्रवास इसका नाम है। यहाँ ठीक कर लीजिएगा, इसको प्रिय प्रवास हो जाएगा। हरिओद जी के द्वारा लिखित प्रिय प्रवास 1914 में खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और हरिओद जी का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को निजामाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं के लिए लेखनी चलाई है। और इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं उनमें प्रिय प्रवास आता है जो कि 1914 की रचना है और 17 सर्ग इसके अंतर्गत है। पारिजात की बात करें तो इसमें 15 सर्ग हैं और ये 1937 की रचना है। वैदेही वनवास 1940 की रचना है, 18 सर्ग इसमें है। ये तीनों प्रबंध काव्य हैं। पदम परसुन, बोलचाल, रसकलश और प्रेमाबू वारिद और प्रेमाम्बु, प्रसरवण, चोखे चोपदे, चुपते चोपदे, ग्राम गीत, अयोध्या हरिओद सतसई आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। स्वदेशी कुंडल अनुराग रतन, शंकर सरोज, नाथूराम शर्मा शंकर जी की कृति है। काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। काव्य मंजूषा किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। रामरक्षा स्रोत किनके द्वारा रचित है? रामरक्षा स्रोत बताना है। इसका सही आंसर हो जाता है स्वामी रामानंद जी के द्वारा। रामरक्षा स्रोत ग्रंथ किसका है? स्वामी रामानंद का है। और स्वामी रामानंद को हिंदी में रामकाव्य का पुरस्कर्ता माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। स्वामी जी ने वैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इसे रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। स्वामी रामानंद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। वताब्ज वैष्णव भास्कर और संस्कृत में लिखा गया है। ये श्री रामार्चना पद्धति की बात करें तो ये भी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। राम रक्षा स्रोत ये हिंदी में है और योग चिंतामणि ये भी हिंदी में लिखा गया ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने? तो कब बने थे ये संपादक? 1903 ईस्वी में बने थे और 1920 तक रहे थे। करीब 17 सालों तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एमपीडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के ये संपादक बने और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ था। 1899 से लेकर 1902 तक यानी कि 1902 तक, 1899 से लेकर 1902 तक श्याम सुंदर दास इस पत्रिका के संपादक थे। सन 1903 से 1921 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक हुए और सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल के अंतर्गत श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, कामता प्रसाद गुरु, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी और देवीदत्त शुक्ल ये रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ नए रचनाकारों को भी भाषा का महत्व समझाया और गद्यपद के लिए राह निर्मित की। क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है? वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है ये आपसे पूछा जा रहा है और राइट आंसर जो आपका यहाँ पर बनता है ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। वर्षा बिंदु बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य कृति है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म की बात करें तो 1855 में इनका जन्म होता है और 1923 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो जन्म है वो मिर्जापुर में हुआ था। प्रेमघन उर्दू में अरब नाम से कविताएं लिखते थे, तो इनका नाम याद रखेंगे उर्दू में अब्र नाम से ये जो है कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शिखर शीर्षक से किया गया है। ठीक है, प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से इनकी समस्त कृतियों का संकलन किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविताएं लिखी हैं। प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्राय मिलता है और इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, जिसका हम दुर्दशा दत्तापुर के नाम से भी इसे जानते हैं, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंदन,
पंचक, सूर्य स्रोत। क्वेश्चन नंबर 12, गोस्वामी हित हरिवंश के 2 हिंदी ग्रंथ हैं। गोस्वामी हित हरिवंश के हमें 2 हिंदी ग्रंथ बताने हैं, कौन से हैं? और आपका राइट आंसर यहाँ पर बनता है हित 84 और स्फुटवाणी। ये दोनों ग्रंथ जो हैं हित हरिवंश के हैं और इसकी व्याख्या को देख लीजिए। हित हरिवंश के 2 हिंदी ग्रंथ हैं, हित 84 और स्फुटवाणी। गोस्वामी हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने 1934 ईस्वी में वृंदावन में किया था। हित 84 और स्फुटवाणी हिंदी ग्रंथों के रचयिता हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है और इसमें तत्व सुखी भाव को महत्व दिया गया है। गोस्वामी हित हरिवंश के द्वारा रचित हित 84 राधा वल्लभ संप्रदाय का मेरुदंड है और इसमें राधा कृष्ण का अनन्य प्रेम, नित्य विरह लीला, रास लीला, भक्ति भावना, प्रेम में मान आदि की स्थिति, राधा वल्लभ का यथार्थ स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गोस्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हित 84 ब्रज भाषा में और स्फुट पदावली ब्रज भाषा में, राधा सुनिधि संस्कृत में और यमुना अष्टक जो है ये संस्कृत में है। क्वेश्चन नंबर 13, नासिकेतो पुराण भाषा अष्टछाप के किस कवि की रचना है? तो यहाँ राइट आंसर बनता है स्वामी नंददास। नासिकेतो पुराण भाषा अष्टछाप के स्वामी नंददास की रचना है। नंददास का जन्म, अगर इनकी बात करते हैं जन्म की, तो 1533 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में होती है। रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था नंददास जी का। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे और ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सुर के बाद आता है। नंददास के द्वारा रासपंचाध्यायी जो इनके द्वारा रचित रचना है रासपंचाध्यायी, इसी की बात हो रही है। ये रोला छंद में लिखा गया है और वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंद का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंद को जड़िया कहा जाता है, जड़िया कवि भी इन्हें कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया, तो इन्हें जड़िया की उपाधि भी मिली हुई है। और ये पंक्ति काफ़ी फेमस पंक्ति है कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। स्वामी नंददास की कृतियाँ अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो पुराण भाषा भी इनकी कृति है। नासिकेत पुराण भाषा और रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद भाषा इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा है। प्रगति प्रयोग काल की जो समय सीमा है ये आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर बनता है हमारा 1938 से लेकर 1953 तक। 1938 से 1953 तक इसकी भाषा अवधि मानी जाती है, समय की अवधि प्रगति और प्रयोग काल की। नेक्स्ट, प्रगति प्रयोग काल की अवधि 1936 से 1953 तक मानी जाती है। और प्रगतिवाद देख लीजिए क्या है प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्यधारा की सीमा 1936 से लेकर 1943 तक मानी गई है। सन 1934 में गोर्गी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई थी और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ठीक है, मार्क्स का क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये प्रगतिवाद के सिद्धांत का, प्रगतिवाद का जो है सैद्धांतिक आधार है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान में रखेंगे। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद के सिद्धांत का आधार है। एंड यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है वह साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है? प्रगतिवाद है। राजनीति में जिसको हम समाजवाद बोलते हैं, साम्यवाद बोलते हैं, वही साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की कृति युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। देखिएगा, प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है और प्रयोगवाद का आरंभ जो है वो सन 1943
में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाओं के शीर्षक निबंध में किया है। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठेले का धंधा कहा है। आज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित होते हैं। तार सप्तक 1943 की रचना है, दूसरा सप्तक ये 1951 की रचना है, तीसरा सप्तक 1959 की रचना है और चौथा सप्तक ये 1979 की रचना है। आज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार से हैं: अहंकारवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकतावाद का प्राधान्य और उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। तो ये जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। न्यामत खां जान की उल्लेखनीय कृति है। न्यामत खां जो जान है, न्यामत खां जान, इनकी उल्लेखनीय कृति आपको बतानी है कौन सी उल्लेखनीय कृति है। तो क़याम खां इनकी कृति है। नेक्स्ट पॉइंट, क़याम खां रासो ये 1634। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस ग्रंथ में क़याम खां चौहान तथा उनके वंशजों के युद्धादियों का वर्णन है। वैश्यपुत्र, दिल्ली का व्याभिचार और सत्याग्रह उपन्यास के रचनाकार ऋषभ चरण जैन हैं। आगे पद्मन चरित्र ये 1354 ईस्वी की रचना है और सुधीर अग्रवाल के द्वारा रचित ब्रजभाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर राणा रासो वीर काव्य की बात करें तो ये दयाराम के द्वारा रचित रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, महादेवी वर्मा का काव्य रचना का मुख्यतः कब से कब तक माना गया है। काव्य रचना काल जो है महादेवी वर्मा जी का कब से कब तक माना गया है। तो सन 1924 से लेकर 1942 तक इनका काव्य रचना काल माना गया है। और देखिए इसमें इसकी व्याख्या को देखिए। महादेवी वर्मा के काव्य रचना काल का जो प्रधान रूप है मुख्यतः आपका 24 से 42 तक माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और ये स्पष्ट किया है डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या आपका इस पर आप चेक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में होता है और आपका 1987 में इनकी मृत्यु होती है। फर्रुखाबाद में इनका जन्म तथा मृत्यु जो है वो इलाहाबाद में हुई थी। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ जो है महादेवी वर्मा की प्रमुख कृति निहार 1930 की रचना है, रश्मि की बात करें 32 की, निर्जा 1935 की, सांध्या गीत 1936 की, यामा 1940 की है, दीपशिखा 42 की है, सप्तपर्णा 1960 की रचना है। एंड महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। संध्या गीत के महत्वपूर्ण जो गीत हैं इनका संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन जो था इनका, इसमें निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी थी, ठीक है। निहार की भूमिका लिखी थी और लिखी किसने थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। क्वेश्चन नंबर 17, चिश्ती संप्रदाय के दो उप संप्रदायों के नाम। चिश्ती संप्रदाय के दो उप संप्रदायों के नाम बताने हैं। कौन कौन से वे उप संप्रदाय हैं? तो साबिरी और निज़ामी जो उप संप्रदाय हैं वे हैं आपके चिश्ती संप्रदाय के दो उप संप्रदाय, साबिरी और निज़ामी। देखिएगा, चिश्ती संप्रदाय के दो उप संप्रदाय साबिरी और निज़ामी हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं सूफी दर्शन को। और सूफी जो प्रमुख संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक और भारत में इनके प्रवर्तक कौन थे, इनके आदि प्रवर्तक कौन है और भारत में प्रवर्तक कौन है, तो इनको देख लीजिए। संप्रदाय की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय को ले लेते हैं। आप अब्दुल्लाह चिश्ती इनके आदि प्रवर्तक थे और मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में ये भारत में इसके प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। सुरावर्दी संप्रदाय इनके आदि प्रवर्तक का कुछ भी पता नहीं है। जलालुद्दीन खुरपोश
12वीं शताब्दी इसके भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं। कादरी संप्रदाय की बात करें तो आदि प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं अब्दुल कादिर जलानी। और भारत में अगर प्रवर्तक की बात करते हैं तो बंदगी मोहम्मद गौस, ये 15वीं शताब्दी में माने जाते हैं भारत में प्रवर्तक। नक्शबंदी संप्रदाय की बात करें तो वहाँ अलादीन नक्शबंद इसके आदि प्रवर्तक थे और भारत में इसके प्रवर्तक मोहम्मद बकी 16वीं शताब्दी गिल्लाह बैरंगी इसके संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। कादरी संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय भी हैं जिनको वहाबिया और रजाकिया नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, किस कृति में प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित किस कृति में प्रसाद जी ने समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है? कौन सा वो दर्शन है? वो है कामायनी। राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी में प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण को शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। इसके साथ चित्रण के साथ में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की। और कामायनी हिंदी का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। यह प्रसाद जी की अंतिम रचना है और सन 1935 में प्रकाशित हुई थी। कामायनी में 15 सर्ग हैं जो कि आपके सामने इस प्रकार से हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद दर्शन, रहस्य और आनंद इसके 15 सर्ग हैं। और अगर बात करते हैं प्रतीक की तो देख लीजिए, प्रतीक और पात्र। मन किसका प्रतीक है? मनु का। हृदय, मनु मन का प्रतीक है और इसमें हृदय जो है वो श्रद्धा पात्र है। इसमें श्रद्धा जो प्रतीक है वो हृदय की प्रतीक है। इड़ा की अगर बात करें तो बुद्धि की प्रतीक है, बुद्धि। और कुमार ये मानव का। कामायनी आपकी जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है और इस पर शैव दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव यत्र तत्र मिलता है। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है और जयशंकर प्रसाद को प्रेम तथा सौंदर्य का कवि माना है। बात करते हैं इनकी रचनाओं की तो झरना 18 की रचना है 1918 की, आंसू 1925 की है, लहर 1933 की, कामायनी 1935, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सोखो उच्छ्वास 1910, वब्रुवाहन ये 1911 की रचना है, कानन कुसुम 1913 की है, प्रेम पथिक 1919 की रचना है, करुणालय 1913 की रचना है और प्रेम पथिक ये 1914 की रचना है, चित्राधार ये 1918 की रचना है। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था तथा ये कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। खड़ी बोली के अंतर्गत कानन कुसुम है प्रथम काव्य संग्रह। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित झरना को छायावादी रचना की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। तो कितनी सारी चीज़ें आपने जयशंकर प्रसाद के विषय में यहाँ पर पढ़ी। कामायनी के सारे सर्ग रिवाइज कर लिए, उसके प्रतीक रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें आती हैं आपकी जो एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आप व्याख्या के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, तो पूरा साहित्य जो है आपका रिवाइज हो जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था ये प्रयास? सर्वप्रथम किया था भारतेंदु जी ने। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रतिवर्तक माना जाता है और भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला जो नाटक है वो विद्या सुंदर माना जाता है और पहला मौलिक नाटकों की अगर बात करते हैं तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विष्णु औषधम और आपका प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख नाटक हैं। आगे देखते हैं। नील देवी ये 1881 की रचना है। अंधेर नगरी 1881 का ही है। सती प्रताप 1883 की है। सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया और भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। अनुत नाटकों की अगर बात करें भारत रत्नावली है ये 1868 की है। विद्या सुंदर 1868 का ही है। पाखंड विडंबन ये 1872 का है। धनंजय विजय 1873 का है। मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875, हरिश्चते हरिश्चंद्र ये 1875 का है। भारत जननी की बात करें तो 1877 का है और भारतेंदु कृत भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक और ओपेरा गीति नाट्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य निबंध की रचना
सन 1883 में की और भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और नाट्य लेखन में प्रयुक्त अनेक प्रयोगों के द्वारा क्या किया है, प्रस्तुत किया है इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निर्मला उपन्यास के मुख्यतः किस बात का चित्रण है? निर्मला उपन्यास में मुख्यतः किस बात का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है 20 नंबर क्वेश्चन में। इसके अंतर्गत चित्रण किया गया है दहेज प्रथा का, राइट आंसर बनेगा आपका, वृद्ध विवाह का, और न होने वाला पारिवारिक विघटन, इसका चित्रण किया गया है। देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित निर्मला उपन्यास ये 1927 का उपन्यास है। दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह तथा अनमेल विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का इसमें चित्रण किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जिनका समय माना जाता है 1880 टू 1936, का मूल नाम धनपत विजय था, और किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे, और धनपत राय को प्रेमचंद तथा प्रेमचंद नाम, और उर्दू के लेखक प्रेमचंद नाम जो है धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे कि इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया था? ये दिया था दया नारायण निगम ने। इनका जो मूल नाम था धनपत राय था। ठीक है, और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। दोनों के नाम याद रखने हैं। प्रेमचंद जी का उपन्यास है प्रेमा, 1907 की रचना है। रूठी रानी ये भी 1907 की है। सेवा सदन ये 1918 का है। वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927 और प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, क्रमभूमि 1933, गोदान जो है ये 1936, और मंगलसूत्र ये अधूरा है इनका 1948 का है। असरारे मुआविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। असरारे मुआविद इनका प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन ध्यान में रखेंगे। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 है। किसान के जीवन की गाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन गोदान 1936 में उपन्यास में किया गया है, गोदान उपन्यास के अंतर्गत। और प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया है। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तो कितनी सारी चीज़ें आपको प्रेमचंद जी के विषय में मालूम हुई है, रिवाइज हुई है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 21 नंबर क्वेश्चन। 1964 में प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही, प्रेमचंद जी की जीवनी का क्या नाम है? कलम का सिपाही इनकी जीवनी है, और इसके कलम का सिपाही के नाम से लिखी गई थी। और किसने ये जीवनी लिखी थी ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही 1962 की रचना है, और इसके जीवनीकार जो है वो अमृत राय हैं। प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनियाँ इस प्रकार से हैं। शिवरानी देवी ने लिखी है, प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर, यहाँ प्रेमचंद घर में इस तरीके से भी इसको लिखते हैं कई बार। तो ये शिवरानी देवी की है, और 1944 की रचना है। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी है 1962 में, और मदन गोपाल ने लिखी है, मदन गोपाल ने कलम का मजदूर। तो आप इसको कैसे याद में रखेंगे? देखिए, प्रेमचंद घर में कौन चाहता है? जो वाइफ होती है वही चाहती है कि उसका हस्बैंड घर में रहे। तो आप इसको इस तरीके से भी याद में रखेंगे कि अगर प्रेमचंद घर में आ जाए तो शिवरानी देवी, एक कोई महिलाएं ही होंगी। ठीक है, मदन गोपाल मजदूर, इसको याद रखिएगा कि ये मदन है, माँ से ही मजदूर है। तो ये अगर मजदूर आता है कलम का मजदूर तो मदन गोपाल हो जाएगा। और सिपाही की बात करते हैं तो बड़े ही लोग होंगे, तो जो भी बचता है आप उसको अमृत राय का लगा दीजिएगा। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। अगर पहले जीवनीकार की बात करें तो गोपाल शर्मा शास्त्री, इनका भी नाम याद रखेंगे। गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा लिखी गई जीवनी का नाम दयानंद दिग्विजय है, जो कि 1881 की ये रचना है। स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स में माओ त्से-तुंग नामक जीवनियों के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। निराला की साहित्य साधना 3 खंड में है, और मार्क्स, त्रोस्की तथा एशियाई समाज जीवनी के लेखक रामविलास शर्मा हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र 1917 नामक आत्मकथा की रचना। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जो जीवन चरित्र है ये 1917 है, और इसकी आत्मकथा की रचना की है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में एक आपको
पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसमें किस रूप की किसके सौंदर्य की छटा दिखती है। मुहु मुहु कुहु 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 की कोयल, मुहु मुहु कुहु 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 की कोयल, इस पंक्ति में किस प्रकार के सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है? तो किस प्रकार का सौंदर्य? नाद सौंदर्य। राइट आंसर बनेगा नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य कैसा होता है भाई? शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास दृश्य या फिर भाव का ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, वहाँ नाद सौंदर्य उपस्थित होता है। और इस पंक्ति में कोयल के कूकने की दृश्य निहित है। पंक्ति से ही हमें आभास हो रहा है कि कोयल कूक रही है, इसीलिए यहाँ नाद सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है। 23 नंबर क्वेश्चन, मेरी यूरोप यात्रा व्रत की रचना किसने की? मेरी यूरोप यात्रा व्रत की रचना जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने की है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं, यात्रा व्रत हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में और घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम खंड भूखंड आदि इनकी प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखित यात्रा व्रत पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये 1914 की है। राम नारायण मिश्र के द्वारा लिखित यात्रा व्रत यूरोप यात्रा में, ये 6 मास, यूरोप यात्रा में 6 मास, ये 1932 का है। और किसका है? राम नारायण मिश्र जी का। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखित यात्रा व्रत है रूस की सैर, ये 1929 का है। आंखों देखा रूस, ये 1953 का है। हिंदी में यात्रा व्रत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षक से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। 24 नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग का सबसे प्रमुख निबंधकार है। तो सबसे जो प्रमुख निबंधकार हैं वे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित निबंध इस प्रकार से हैं। चिंतामणि भाग 1, ये 1939 की है और शुक्ल जो हैं इसके रचनाकार हैं। चिंतामणि भाग 2 की रचना 1945 में होती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को इसके नाम से जाना जाता है। और चिंतामणि भाग 3 ये 1983 की है। नामवर सिंह को जाना जाता है चिंतामणि भाग 3 के नाम से। और चिंतामणि भाग 4 की अगर बात करें तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह को जाना जाता है, इनका नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 प्रथम बार विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था 1930 में। कविता क्या है? यह निबंध निबंध है। ये एक कविता क्या है? ठीक है, इस नाम का एक निबंध है। और ये निबंध जो है सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रमुख निबंध है। गुलाब राय के द्वारा लिखित निबंध ठलवा कलब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य और प्रतिभोज, मेरे निबंध आदि हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करते हैं। इनके द्वारा लिखित निबंध कवि और काव्य, साहित्यिकी, संचारिणी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, निराला जी की किस भाषा की शब्दावली निराला जी ने किस भाषा की शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है? तो संस्कृत की तत्सम शब्दावली का इन्होंने, राइट आंसर बनेगा आपका, प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। निराला जी ने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। और निराला जी की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है। यत्र तत्र बांग्ला भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है और इनकी रचनाओं में उर्दू व फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इनके काव्य में जहाँ हृदयगत भावना की प्रधानता है, वहाँ पर भाषा सरल और मुहावरेदार तथा प्रभावपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है और निराला जी को ओज औदित्य तथा विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। निराला को हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है और निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला अकुंठ वे वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किस विधा की पुस्तक है? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई बताना है कि ये किस विधा की पुस्तक है। और राइट आंसर जो बनता है यहाँ पर, ये एक रिपोर्टाज है। राइट आंसर क्या है? कि रिपोर्टाज है। और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। रिपोर्टाज में पढ़ा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर क्लास अवेलेबल है रिपोर्टाज का, आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ से एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन रिपोर्टाज के बनते हैं। बहुत छोटा क्लास है, ठीक है, देखिएगा। रिपोर्टाज ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। रिपोर्टाज के जनक के रूप में साहित्यकार इलिया और हरने
एहरेन वर्ग को स्वीकार किया गया है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक जो है वो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका में दिसंबर में 1938 में प्रकाशित जो लक्ष्मीपुरा है, इनको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है और इसके रचनाकार शिवदान सिंह चौहान हैं। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद द्वारा लिखित युवराज की यात्रा 1897 का प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, यहाँ देखिएगा, ना वह अच्छा ना वह बुरा, ना वह कोमल ना वह सख्त, ना है सिर्फ सुध वक्त, किसने कहा है? ये पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं आपसे कि ये किसने कही हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये पंक्तियाँ हैं कि ना वह अच्छा ना वह बुरा, ना वह कोमल ना वह सख्त, वह है सिर्फ सुध वक्त। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का कथन है और भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता के कवि के नाम से जाना जाता है। मैं जब आपको DSSB TGT PGT के पेपर करा रही थी तब बहुत बार मैंने बताया और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो सहजता के कवि के नाम से जाना जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है और भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं, कमल का फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश आदि इनकी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध के द्वारा लिखित कविताएं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल इनकी रचनाएं हैं। दिनकर जी इनके द्वारा रचित कविताएं, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है? कौन सी पंक्ति है जो हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है? तो राइट आंसर क्या बनता है? इस पार प्रिय मधु है तुम, इस पार प्रिय मधु है तुम, ये पंक्ति जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी प्रगतिकालीन कविता है? इनमें से बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी कविता प्रगतिकालीन कविता है। तो वसंती हवा राइट आंसर बनेगा। केदारनाथ अग्रवाल की ये जो है प्रगतिकालीन कविता है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा की आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तो इनका नाम याद रखेंगे, कौन सा उपनाम था? आरंभिक दौर में ये बालेंदु के नाम से उपनाम से रचनाएं करते थे। केदारनाथ अग्रवाल देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताओं के शीर्षक के नाम से मिलता है। अग्रवाल जी की प्रमुख काव्य कृतियों की युग की गंगा, इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वे है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक और फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, पंख और पतवार आदि हैं। पांचाली रांगे राघव की कृति है, इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर रघवाचार्य था। रांगे राघव जी की अन्य जो कृतियाँ हैं, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक आदि। पाषाणी नागार्जुन की काव्य कृति है और इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। तो आगे नागार्जुन जी की जो साहित्यिक उपनाम है ये यात्री था, यात्री के नाम से भी ये कविताएं करते थे। संस्कृत और मैथिली में यात्री के नाम से लिखते थे नागार्जुन जी। और नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो कि बरवई छंद में है। मिट्टी की बारात ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह है हिलोल। शिवमंगल सिंह सुमन का जो हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह है वो हिलोल है और ये 1939 की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, डायरी के दो रूप क्या है? डायरी के दो रूप बताना है, क्या है? तो देखिएगा इनमें जो राइट आंसर आपका बनता है, डायरी के दो रूप क्या हैं, इनमें हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। ये दोनों डायरी के दो रूप होते हैं और इसे दैनिक, इसे क्या बोलते हैं? नित्य एक सेकंड रुकिए। नित्य प्रति के व्यक्तिगत लिखित और अनुभवों को डायरी की संज्ञा दी गई है। इसलिए माना जाता है कि डायरी जो है आत्मगत विधा है, वस्तुगत नहीं है और इसे दैनादिनी, दिनचर्या और दैनिकी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्यिक डायरी भी अन्य गद विधाओं की तरह आधुनिक विधा है। और एक और पॉइंट इसमें है तो इसे भी देख लीजिए आप, इस वाले पॉइंट को, कि हिंदी में इस विधा की जो शुरुआत है वो श्री राम शर्मा के सेवाग्राम
डायरी जो कि 1946 की रचना है, इसी से मानी जाती है। हिंदी में इस विधा की रचना श्री राम शर्मा की सेवाग्राम डायरी विधा से मानी जाती है और इस तरह प्रथम डायरी विधा के लेखक श्री राम शर्मा हैं। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, आज की क्लास कैसी लगी, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आपकी क्या राय है, इस तरीके से हम प्रतिज्ञा सीरीज को आगे बढ़ाते रहें, कैसा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। और क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में। और भूलना मत देखना, संडे में आपको भक्ति काल का निचोड़ मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं और एक और नई क्लास को आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।